रेड इंडियन वो लोग थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, और ये जानने के लिए और वो कहाँ रहते थे ये सब जानने के लिए हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हदीस को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इस्लाम के दायरे में उस चीज़ को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा दीन भी मजबूत हो। तो एक बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जे आदम की औलाद के पास एक वादी हो तो वो दूसरी वादी की भी ख्वाहिश करेगा, जे उसके पास दूसरी भी वादी हो वो तीसरी की भी ख्वाहिश करेगा, लेकिन इसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है। लेकिन इस हदीस के मुतल्लिक एक बात बहुत ही अहम है, वो ये है कि एक मरतबा इब्ने अब्बास ने कहा था कि इस हदीस के मुतल्लिक मुझे डाउट है कि ये कहीं कुरान की आयत तो नहीं, लेकिन इस हदीस के मुतल्लिक सहाबाओं ने क्यों ऐसा कहा, क्या वजह थी। ये हदीस इंसानी फितरत के रिलेटिव ही बात कर रही है कि इंसान बड़ा हरीस है और बड़ा लालची है, क्यों ना कि इंसान को एक चीज़ मिल भी जाए तो ये दूसरी की भी ख्वाहिश करेगा। इसीलिए तो सहाबा इस पर डाउट कर रहे थे कि कुरान में इंसान के रिलेटिव और इसकी फितरत के रिलेटिव बहुत ज़्यादा आयत हैं, मगर इसके ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा डाउट क्यों किया, ये क्या वजह थी। सहाबाए कराम दुनिया के बेहतरीन लोग थे, इल्म रखने वाले लोग थे, और उन्हें ये बात पता था कि ये अल्फाज जो हदीस में इस्तेमाल हो रहे हैं ये वही कह सकता है कि जिसके सामने दुनिया में लालच के रिलेटिव ये वाक़यात पेश आए हों। इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और आप हैरान होंगे कि हदीस के अल्फाज मुस्तकबिल के वाक़यात पर बिल्कुल कैसे फिट बैठेंगे। और इन वाक़यात को सुनने के दौरान आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि इब्ने आदम के पास एक वादी हो, यकीनन वो दूसरी वादी की भी ख्वाहिश करेगा। ये कहानी शुरू होती है आज से 200 साल पहले के अमेरिका की रियासत जॉर्जिया और मिसिसिपी वगैरह में मकामी लोगों के 5 कबाइल रहा करते थे। वैसे तो इन कबाइल को मिसिसिपियन कल्चर कहते थे, लेकिन मैं और आप इन लोगों को द रेड इंडियन कहते हैं। ये 5 कबाइल अमेरिका की बाकी जंगली कबाइलों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्यों ना कि यूरोप से भर कर आने वाले बहरी जहाज़ों में अमेरिका इन्हें महज़ब कबाइल कहा करते थे। और ऐसा इसलिए क्यों ना कि ये 5 कबाइल मजहबी कॉन्सेप्ट से भी वाकिफ़ थे और एक सेंट्रल हुकूमत के कॉन्सेप्ट से भी वाकिफ़ थे, यानी कि किसी बादशात और रजम वगैरह से। ये लोग खरीदो फरोख्त करना भी जानते थे, और ये यहाँ तक कि इनमें से कुछ लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे। और इन 5 कबाइल का नाम था चेरोकी, मिस्कोगी, सेमिनोल, चिक्सा और चकोटा वगैरह। ये 5 कबाइल मछलियाँ पकड़ते और अपना गुजारा करते और जानवरों का शिकार करते, और ये पुरइसरार ज़िंदगी जी रहे थे। और एक मरतबा अमेरिकन सदर एंड्रयू जैक्सन ने एक कानून पास किया, इंडियन रिमूवल एक्ट ऑफ 18, और इस कानून के तहत अमेरिका हुकूमत ने तमाम रेड इंडियन को बोल दिया कि जॉर्जिया और कैरोलिना की रियासत खाली कर दो, अकोला फोर्मस की रियासतों में जाकर आबाद हो जाओ। यहाँ तक पहुंचकर ये कहानी और ये वाक़या ज़्यादा अहम नहीं लगता, लेकिन इस कानून के पास होने के बाद अमेरिका ने रेड इंडियन से एक मुआहिदा साइन करवाया जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ न्यू इकोटा। और जब इन कबाइल के क्लर्क जॉन रिच ने 5 कबीलों की तरफ से इस मुआहिदे पर दस्तखत किए, तो आपको पता है कि इसने क्या कहा था। इसने कहा था कि मैंने इन लोगों के डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं। और इस तरह शुरू हुई 1600 किलोमीटर लंबी एक पैदल मार्च, जिसमें जॉर्जिया और कैरोलिना के तमाम रेड इंडियन को पैदल चलकर ओक्लाहोमा तक जाना था। और जिस कच्चे रास्ते पर ये चल रहे थे, इस रास्ते को उन्होंने अपनी जुबान में नाम दिया ननोदा उस दुनिया, वो पगडंडी जहां पर हम रोए। और इनको अपनी ज़मीनों से निकाले जाने के बाद एक चीज़ ने सबसे ज़्यादा डिस्प्रेट किया, वो थी एक बीमारी जिसका नाम था आलिया। और इन दिनों में सर्दियों का महीना था, यानी कि जनवरी का, और बहुत ज़्यादा रेड इंडियन पैदल चल रहे थे। और इनके दौरान, इसी पैदल के दौरान कुछ रेड इंडियन बीमार थे, और इन पर जुल्म हो रहा था कि जब ये अपने इस सफ़र के दौरान बीमार होते और ये बिल्कुल बीमार हो जाते और पास में कोई गांव आता या शहर आता, ये लोग उनको इलाज कराने की इजाज़त भी नहीं देते थे। ये उन पर जुल्म हो रहा था। और जो रास्ते में जो दरिया पड़ते, वहाँ कश्ती में जहाँ आम लोकल सफ़ेद फार्म से पाकिस्तानी हिसाब से 1000 रुपये लिए जाते थे, वहाँ
जहां इन घर बदर लोगों से रेड इंडियन से 11-11 हज़ार रुपये मांगे जाते थे। यानी एक तो अपने घर से निकल जाने के बाद ये लोग वैसे ही इन्वायरमेंटल डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, यानी कि वो डिप्रेशन जो इंसान को घर से निकल जाने के बाद महसूस होता है। और फिर इन पर यह भी जुल्म हो रहा था। और जब ये ओक्लाहोमा तक पहुंच भी गए और इनमें से फिर 60,000 रेड इंडियन अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और आपको ये आबादी बिल्कुल थोड़ी सी लग रही होगी, आज से 200 साल पहले ये रेड इंडियन की आधी से ज़्यादा आबादी थी। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि जब ये वाक़या हुआ और इसके बाद अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ जिसका नाम था द वेनिशिंग इंडियन, यानी कि मादूम होते हुए कबाइल। अगर कोई कहता कि मैं इंडियन कबीले से हूं तो वो यकीन ही ना करते और वो कहते यू कैन बी नॉट इंडियन, तुम इंडियन हो ही नहीं सकते, और इंडियन तो मादूम हो चुके हैं। इसी वजह से अक्सर मौर्रखीन इस वाक़े को जेनोसाइड का नाम देते थे, यानी कि नस्ल कुशी। जो लोग इस वाक़े को जेनोसाइड मानते भी नहीं थे वो कम से कम इस वाक़े को पेपर जेनोसाइड ज़रूर कहते थे। और एक ऐसा फौजी कि जिसने इन लोगों को इनकी ज़मीनों से निकलवाने के लिए अमेरिका का साथ दिया, वो कहता है कि मैंने सिविल वार भी लड़ी है और मैंने गोलियों से लोगों के टुकड़े होते हुए भी देखे हैं, लेकिन मेरा आज तक का ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा भयानक जुल्म मैंने इन रेड इंडियन पर होते हुए देखा है, जो अपने घरों से दरबदर हो गए और बीमारी में लिपट कर मर गए। और मैंने आपको इस वाक़ये की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब मैं दूसरा वाक़या सुनाना चाहता हूँ, और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि इन कबालियों की यानी इन रेड इंडियन के क्लर्क यानी जॉन रिच, जिसने इनके डेथ वारंट पर साइन किए और उसे पता भी था कि इन कबालियों ने मर जाना है, फिर इसने उन डेथ वारंट पर साइन क्यों किए? क्यों ना कि अगर वो साइन ना करता आगे $7 करोड़ के साथ तैयार हुई एक ऐसी अमेरिकन फौज खड़ी हुई थी जो साइन ना करने पर गोलियों से भून देने को तैयार थी। साइन कर देने पर तो शायद मौत हो जाती, लेकिन साइन ना करना का मतलब था सर्टन डेथ, यानी यकीनी मौत। इस तमाम नस्ल कुशी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था जिसका नाम था एंड्रयू जैक्सन, यानी कि अमेरिका का सदर। लेकिन क्यों अमेरिका के सदर एंड्रयू जैक्सन ने इतने होलनाक ऑर्डर क्यों जारी किए? और यहीं से शुरू होता है मेरा दूसरा वाक़या। जब 15वीं सदी का आगाज़ हुआ, जिसे हम आज दरियाफ्त का दौर कहते हैं, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, वास्को डामा इंडिया की तरफ गया और कोलंबस अमेरिका की तरफ आ गया। इस वक्त वो लोग पूरी दुनिया से दौलत इकट्ठी कर रहे थे, और ये दौलत सिर्फ हीरे जवाहरात ही नहीं थी, बल्कि इनमें पोंसी डी लियोन जैसे लोग भी शामिल थे जो क्रीमिया के जजीरों में आब हयात की तलाश में गए थे। पोंसे डी लियोन के इन सफ़र से यानी इनके एडवेंचर से एक शख्स बहुत ज़्यादा मुतासर था, यानी इंस्पायर्ड था। इसका नाम था हर्नांडो डिसाटो, और इसने इससे इंस्पायर्ड होकर एक सफ़र शुरू किया जिसका नाम है टूवर्ड्स द राइजिंग सन, यानी उभरते हुए सूरज की तरफ सफ़र। और आपको पता है हर्नांडो डिसाटो ने इसका नाम ये क्यों रखा था? आपको पता है कि आज भी ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिनमें लिखा हुआ है कि हर्नांडो डिसाटो जब अमेरिका पहुंचा तो हर्नांडो डिसाटो बताता है कि जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मैंने रेड इंडियन को देखा कि वो आबशारों में जाते हैं और वो आबशारों से सोनों की डलियां निकाल कर लेकर आते हैं, यानी गोल्ड की डलियां। और इन्हीं में से एक नौजवान ने डिसाटो को बताया कि हमारी सोना ढूंढने की क्या टेक्निक है, जिसे वो पिघलाते हैं, साफ करते हैं, और साफ करने के बाद वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं। और अमेरिका के अपने इस सफ़र में डिसाटो को एक 11 किलो का एक पत्थर सोने का मिला जो बहुत चमकता धमकता था। इसी चमकते धमकते पत्थर की वजह से डिसाटो ने अपने इस सफ़र का नाम रखा टूवर्ड द राइजिंग सन, यानी कि उभरते हुए सूरज की तरफ सफ़र, यानी कि सूरज की तरह सोने से चमकती हुई सरजमीन। और इस बदकिस्मत चमकती हुई सरजमीन का नाम था जॉर्जिया और कैलिफोर्निया की रियासतें। और इस बदकिस्मत सरजमीन पर आबाद थे रेड इंडियन के वो 5 मुहज़्ज़ब कबाइल जिनके बारे में मैंने पीछे आपको उनके नाम भी बताए थे। और डिसाटो के इस सफ़र
के बाद अमेरिका से जहाज़ों में भर भर कर लोग सोने का ख्वाब देखकर जॉर्जिया आए और उन्होंने अमेरिकन हुकूमत से दरख्वास्त की कि जॉर्जिया से रेड इंडियंस को निकाला जाए। और इनकी इस दरख्वास्त के मुताबिक अमेरिकन सदर एंड्रयू जैक्सन ने ये कानून भी पास कर लिया और उसने एक कानून जारी किया। उसने कहा कि तमाम रेड इंडियन जॉर्जिया और कैलिफोर्निया की रियासतों को खाली कर दो और इस कैलिफोर्निया और जॉर्जिया के सोने पर सिर्फ अमेरिका का ही हक है और वो अमेरिका की ही रियासत के मुताबिक उनकी ही चीज़ें हैं। और अमेरिकन सदर एंड्रयू जैक्सन ने एक $500 का नोट भी मुतरफ करवाया जिस पर द ट्रेल ऑफ ट्रीज के मनाजर नक्श थे कि अमेरिका से आने वाले लोग रेड इंडियन को उनकी ज़मीनों से निकाल रहे हैं। आप ये बात नोट करें कि ये दौर माइनिंग मशीन का दौर नहीं था, ये कोई पावर टूल का दौर नहीं था। ये लोग सिंपल हाथों और छलनियों से आबशारों से निकाली हुई मिट्टी और गारों से और पहाड़ों से निकाली हुई जितनी भी मिट्टी थी उसे छलनियों में छान कर सोना निकालते और उसे साइड पर रखते। और हैरानी की बात ये थी कि रोज़ बर रोज़ 10 किलो से भी ज़्यादा सोना निकल रहा था। फिलाडेल्फिया मिंट यानी कि जहां अमेरिका की करेंसी छापी जाती है वहाँ $500,000 का अमेरिका को प्रॉफिट हो रहा था जहां अमेरिका का सोना जा रहा था। और इस हिसाब से आज के दौर के हिसाब से हम देखें तो उनको अरबों खरबों डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है। और अमेरिका का इन रेड इंडियन पर एक और जुल्म का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इन्होंने एक लॉटरी जारी की जिसका नाम था द गोल्ड लॉटरी। और इस लॉटरी में हर वो शख्स हिस्सा ले सकता था जो जॉर्जिया में इस वक्त सोना निकाल रहा था। और इनका ओल्ड प्राइस था कि 150 एकड़ ज़मीन, जो भी इस लॉटरी को जीतेगा उसे 150 एकड़ ज़मीन मिलेगी। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये किसकी ज़मीन थी, ये उन्हीं रेड इंडियन की ज़मीन थी। बल्कि अमेरिका में आज भी एक शहर मौजूद है जिसका नाम है दी गोल्डन। और इस शहर को एक ऐसे ही शख्स ने आबाद किया था जिसने एक गोल्डन लॉटरी को जीता। उन लोगों ने इन रेड इंडियन को उनकी ज़मीनों से ही नहीं निकाला बल्कि उनकी ज़मीनों पर कब्जे भी किए और उनकी नस्ल कुशी भी की और उन्हीं लोगों को गुलाम बनाकर उन्हीं का सोना निकलवाने लगे। रेड इंडियन मर्द आबशारों से सोना निकालते और इनकी औरत इस सोने को साफ करती और पिघलाती। और वक्त के साथ साथ सोना निकालने की टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती गई, यानी कि हाइड्रोलिक माइनिंग और ब्लास्ट माइनिंग का भी दौर शुरू हो गया। और इसी वजह से इन लोगों को इस ज़मीन से अरबों खरबों $1,000,000 की मालियत का प्रॉफिट होना शुरू हो गया। और इसी दौरान अमेरिका में सिविल वार शुरू हो गई और इनकी ये लूट मार बंद हो गई। मैंने कहा बंद हो गई, ख़त्म नहीं हुई थी। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक हदीस के बारे में कहा था कि आपने ये हदीस याद रखनी है कि आदम के बेटे के पास एक वादी हो तो वो दूसरी की भी ख्वाहिश करेगा। और ऐसा ही हुआ जब अमेरिकन लोगों का जॉर्जिया के सोने से इनका पेट फटने वाला हो गया तो इनका रुख एक कैलिफोर्निया की तरफ भी हुआ जहां 11,000 सालों से आबादी आबाद है। और इसी कैलिफोर्निया के इस साहिल पर एक कबीला, मशहूर कबीला था जो रेड इंडियन का, उसका नाम था कुमाशी, यानी कि माला के दाने परोने वाले लोग, यानी कि सिप्पियों के हार बनाने वाले लोग रहा करते थे। इन्हें पता चला कि कैलिफोर्निया की वादियों में भी सोना है तो अमेरिका में इश्तिहारात छपना शुरू हुए अखबारों में और फिर ये कहने लगे कि आओ कैलिफोर्निया की वादियों से सोना निकालो। फिर अमेरिका से और दूसरे ममालिक से मिलकर 3 लाख लोग इस कैलिफोर्निया की वादी पर आए और इन्होंने सोना ही नहीं निकाला बल्कि इन्होंने रेड इंडियन का वो कत्ले आम किया जिसका तारीख में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था कि नस्ल कुशी के 2 तरीके होते हैं, एक तो वो जिसमें हमें पता होता है कि इतने कत्ले आम हुए, लेकिन एक होता है पेपर जेनोसाइड जिसमें किसी एक नस्ल या किसी एक ग्रुप को तारीख के औराक से इस तरह गायब कर दिया जाता है कि लगता यूं है कि वो लोग कभी एग्जिस्ट किए ही नहीं थे। कुमाश के साथ भी अमेरिकन हुकूमत ने कुछ ऐसा ही किया। कुमाश के लोगों को भी तारीख के औराक से गायब करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इनकी नस्ल कुशी का एक बड़ा ट्रैक मुझे फिर भी मिल गया और वो ये कि सोने की तलाश में कैलिफोर्निया आने वाले लोग 49ers कहलाते थे, क्यों ना कि वो 1849 में कैलिफोर्निया आए थे। और जब मैंने इन्हें चेक किया तो 49ers के आने से पहले रेड इंडियन की आबादी 1.5 लाख से ऊपर थी, लेकिन उन्हें 49ers के आने के बाद मुझे
पुराने डॉक्यूमेंट्स में कोई 30 कत्लेआम होने के सबूत मिले। और फिर इन 30 कत्लेआम के मैंने रीड किया। जब मैंने रेड इंडियन की आबादी को डबल चेक किया तो मुझे पता चला कि इनकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 16,000 रह चुकी थी। और ये यकीनन रेड इंडियन की खुल्लम खुल्ला नस्ल कुशी का नतीजा था। मुझे अपनी रिसर्च के दौरान इनकी कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी मिली। उन तस्वीरों में से ये एक तस्वीर है जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग द सेटलर। आप देख सकते हैं कि इनमें सेटलर लोग यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हजूम में खड़े हुए हैं और वो रेड इंडियन का बेरहमी से शिकार कर रहे हैं और उनके हाथों में देखो बंदूक। और ये थी 5 रेड इंडियन के महज़िब कबाइल की कहानी। और ये जानते थे कि हमारे सामने एक ऐसा इफरीत खड़ा है जिससे हम कभी नहीं लड़ सकते और वो कभी उनका पेट कभी भी नहीं भर सकता। यानी कि इब्ने आदम की वो भूख जिसने सोने की पूरी के पूरी वादियों को चट कर लिया था और इसके बाद फिर फौरी इसका रुख सोने की दूसरी वादी की तरफ हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हदीस में आया था कि अगर आदम के बेटे के पास दौलत की एक वादी हो तो वो दूसरी वादी की भी ख्वाहिश करेगा। इसकी ना ख़त्म होने वाली भूख और राइफल के मुकाबले में रेड इंडियन बेचारा क्या कर सकता था। 2 लाख से ज़्यादा तो मर चुके थे और जो बचे इनके पास राइफल के मुकाबले में तीर कमान से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और रेड इंडियन ने लिहाजा उस तरह से बदला लिया जिस तरह से वो ले सकते थे। और ये इंतहाई छोटे लेवल का बदला था लेकिन ये इंतहाई रूथलेस बदला था। और रेड इंडियन का एक और कबीला था। ये कबीला इन 5 मुहज़्ज़ब कबाइल में से नहीं था और इसका नाम था सम्राट, बल्कि ये एक वहशियाना कबीले में से था जो कि जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान रहते थे और गारों में और घाटियों में रहते थे। और जब यूरोपियन शिकारी इन जंगलों में जाते तो ये लोग अजीब मौसीकी और परिंदों जैसी आवाज़ें निकाल कर इन शिकारियों को अट्रैक्ट करते थे, इन्हें रास्ते से हटा लिया करते थे। यहाँ तक कि ये शिकारी जंगल में गुम हो जाते थे और तब ये लोग एक अजीब काम किया करते थे। ये शिकारियों के सामने आते और इनसे मदद की पेशकश करते और इस मदद को कबूल कर लेना यूरोपियन शिकारियों की एक सबसे बड़ी गलती हुआ करती थी। और ये लोग इन शिकारियों को मज़ीद घने और मज़ीद खौफनाक जंगलों की तरफ ले जाते और वहां पहुंचकर इन्हें दरख्तों से बांध देते और इन्हें पत्थरों से मारते और ज़ख्मी कर देते थे। इन शिकारियों को रीछ, भेड़ियों और जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। और ये इनका था बदला जो इन्होंने अपने लेवल के हिसाब से इनसे बदला लिया था।